कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से मेरा ख्याल ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों के लिए एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया उनके माहदे के लिए। एक ज़बरदस्ती की शादी है इन दो बड़ी जमातों के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे भी तैयार नहीं थी, इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन जब कमिश्नर का बयान आया उसके बाद उस एग्रीमेंट में तेज़ी आई और फिर मिडनाइट को एक स्टेटमेंट जारी होती है जिसमें बताया गया कि इत्तफाक़ राय हो गया, प्राइम मिनिस्टर होगा PMLN से और प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये कैसा तकलीफ़ दे निभा होना है, जितनी देर चलेगा किसी को ना इनको खुद सुख खाना है ना पार्लियामान के अंदर चैन आना है, क्योंकि बड़ी लीडिंग पार्टी जो है वो बाहर बैठी हुई है, जिसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए था, उसको बाहर निकाल के तो बाकी वोट देने वाला भी नहीं मानेगा और बाकी लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब के बयान ने ये कमाल ये किया कि ये दोनों जमातें जो रजामंदी नहीं दिखा रही थी ये रजामंद हो गई। आज उन्होंने इस सारा कुछ करने के बाद अचानक जो कहा जा रहा था उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शायद ख़ुदकुशी की सोच रहे हैं, आज उनका सारा कुछ निज़ाम दोबारा बहाल हो गया, सही हो गया, सोचने भी सही लगे। उन्होंने कहा अपने बयान पर शर्मिंदगी है, पूरी कौम से माफ़ी चाहता हूँ, मैं PTI को मुल्क गिर एहतजाज के लिए फ़ायदा देना चाहता था। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। PTI के एक अहम अहदेदार ने चीफ़ जस्टिस का नाम लेने के लिए कहा। ये भी उन्होंने कहा कि मैंने खुफिया तौर पर लाहौर का दौरा भी किया था। PTI की क़यादत से गुफ्तगू के बाद मुकर्रर करदा वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुकाम के आगे ख़ुद को सरेंडर करता हूँ, किसी RO को हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी, 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। ये लियाकत चट्टा साहब का बयान है। ये बहुत ही मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है पाकिस्तान में। एक वो आप सेटअप अरेंज करते हैं ना बाकायदा, ये पूरा लियाकत चट्टा वाला वो रोल था। इसने आया, एक धमाका किया पूरे पाकिस्तान में। PTI एहतजाज कर रही थी कि हमारे फॉर्म 45 पे नंबर्स और हैं, 47 पे उसका रिज़ल्ट और है, उनकी बाज़ हलकों में हो सकता है शिकायत दुरुस्त हो और उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन ये वाला जो था ना एपिसोड, ये एपिसोड प्योरली उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए था और एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ ऐसी हुकूमत लेने पे आमादा नहीं है। बिलावल पब्लिकली एक पोजीशन ले चुके थे कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पूरी कैंपेन, उनकी इलेक्शन कैंपेन इस इशू के ऊपर थी। तो वो दोनों फ्रीक जो इकट्ठे बैठने पे तैयार नहीं थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इकट्ठे भी कर दिया और आगे एक निभा कैसे चलेगा ये हमारे सामने आ जाएगा। PDM वाला एपिसोड दोहराया गया। अगर PDM 2.0 इसको इसलिए कहा जाता है कि 16 माह की हुकूमत में जो पाकिस्तान को मुश्किलात आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 7-8 इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना उस वक्त भी मुमकिन नहीं था और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सा भी नहीं ले रही होगी वफाक की सतह के ऊपर, तो क्या 80 नशिस्तों वाली पार्टी पाकिस्तान को चला पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चैलेंज क्या है, दूसरा हिस्सा उसको भी वजाहत करता हूँ। चैलेंज हमारे सामने, एक मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी लास्ट रिपोर्ट पाकिस्तान की जारी की उसमें एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर ये टेबल जारी किया। 24 अरब डॉलर सालाना से लेकर 31 अरब डॉलर सालाना तक हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है और ये फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ऑन बोर्ड आए बगैर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पूरी कर सके। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को जितना बुरा लफ्ज़ों में जिक्र करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फिर भी आपको जाना IMF के पास ही है, क्योंकि उसके बगैर ना वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग देता है, ना ADB फाइनेंसिंग देता है, कोई मल्टीलैटरल एजेंसी नहीं देती। पहले दोस्त ममालिक जो सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, चाइना है, ये पहले हमें बेल आउट कर दिया करते थे। 1-1.5 अरब डॉलर की ज़रूरत होती थी, कोई तेल उधार दे देता था, कोई कर्जा पैसे रखवा देता था स्टेट बैंक में। अब फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। अब 2 अरब या 1 अरब डॉलर नहीं चाहिए, आपको 30 अरब डॉलर या 24-25 अरब डॉलर सालाना चाहिए। वो कोई देने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं बिटर पिल, IMF के रास्ते से जाओ, फिर हम भी आपकी मदद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक और ख़बर सामने आई है और वो ख़बर जो है उसका माजी भी आपको रेफरेंस दूंगा, लेकिन पहले आज का बयान सुन लें। आज का बयान क्या है, दिखाइएगा। इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये बयान आज दोहराया है। इमरान खान ने जो हदायत दी हैं उसकी रोशनी में एक चीज़ थोड़ी सी हमें जहन में रखनी चाहिए। PTI का ये मुतालबा कि जिन हलकों में रिगिंग हुई है वहाँ पर वोट ऑडिट किया जाए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो वोट ऑडिट
पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन्हें मुतालबा करना चाहिए। पाकिस्तान में ट्राइब्यूनल में जाएँ, हाई कोर्ट्स में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन डे से लेकर ऑनवर्ड मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला मसला जिसमें कहते हैं कि IMF आए और ये काम कर दे, या कल को कहें स्टेट डिपार्टमेंट आ जाए, या UN को हमने ख़त लिखना है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। ये हमारे दाखिली फसाद का वो हिस्सा है जिसकी बुनियाद में सब लोगों ने हिस्सा डाला हुआ है खोखली करने में। PTI भी उसमें हिस्सेदार है। अगर पाकिस्तान में कोई इंतखाबी अमल आज तक शफाफ नहीं है तो सब में कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है। एक पार्टी खसारे में होती है। 2018 के ऊपर यह था कि बेनिफिशरी इमरान खान है। इस दफ़ा इल्ज़ाम यह है कि बेनिफिशरी PMLN है, ख़ास तौर पर उसके ऊपर बोझ है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम है, PTI खसारे में। तो इसका हल इन सियासतदानों के पास है, IMF को ख़त लिखकर दावत देने में नहीं है। जब 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद हो गई तो उस वक्त भी एक तारीख मौजूद है, और वो ऑडियो क्लिप्स जब लीक किए गए तो उसके ऊपर भी बहुत लेदे हुई। लेकिन मैं आपको हवाले के तौर पर दिखाना चाहूँगा कि हमें सियासत को सियासी अंदाज में रखना चाहिए, उसको पाकिस्तान के स्टेक्स जो हैं उनको कंप्रोमाइज़ करने पर नहीं लगाना चाहिए। दिखाइएगा शौकत तरीन साहब के वो जो ऑडियो लीक्स हुई थी वो क्या थी। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? They are treating your chairman and everybody else. देखो ये तो जरूर होगा। तो आपने अभी कह देना है कि we will not be able to honor our commitment। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। जैसे एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़े। करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, पलवशा खान हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वलीद इकबाल साहब, आप इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे, ये जो अभी हमारे सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दिया? मैं एक तो आपकी बात की तायद करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा आपका, क्योंकि आप तायद करते रहे हमारी पोजीशन। अभी भी करता हूँ। वो क्या पोजीशन है कि आपका वोट ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट हो, हम फहरिस्त दे देंगे कौन सी नशिस्तें हैं, उसमें रद्दबदल किसी ने करना हो, लेकिन ये तय है कि बेसिकली हमारा ये मुतालबा है, और ये हमारा महज मुतालबा हमारा नहीं है, ये रिकमेंडेशन फाफन दे चुका है और बाकायदा उसका तरीक़ाकार 3 स्टेप ऑडिट बता चुका है। ये पाकिस्तानी इदारा है। ये आपने ट्रिब्यूनल की लिमिट अभी एग्जॉस्ट नहीं की, हाई कोर्ट में आपने भी जाना नहीं है। ट्रिब्यूनल्स का हम सबको पता है ना जी। आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं? जी, मैं सबका आपको पता है जी। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, और 2013 के इलेक्शन पे, जिस पे मेरे साथी भी, ये जो सेनेटर इरफानुल हक हैं, कॉलम लिखते रहते हैं और अक्सर जिक्र करते हैं 14 का धरना। वो धरना अवॉइड किस तरह हो सकता था? बड़ा सिंपल था। हम 4 हल्कों का ऑडिट मांग रहे थे। वो क्या था? जिसमें साद रफीक साहब ने हामिद खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें याज सादिक साहब ने इमरान खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को सियालकोट में हराया था, और वो सदीक बलोच ने हराया था। 2014 की एक तारीख ये भी है कि वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था उस धरने को। नहीं, वो नौबत ही ना थी, वो नौबत जिसको भी, वो तो मैं कह रहा हूँ जहाँ ये आपका हक था कि आप वोट ऑडिट का मुतालबा करते, क्या वहाँ ये दुरुस्त था कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से धरना करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 4 हल्कों का ऑडिट वो करा देते तो वो धरना ना होता। उसके पीछे जो भी आपने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ पे धरना किया, पैट और आपका इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, यहाँ का धरना एस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, ये आपका काम दुरुस्त था? नहीं, मेरी ये सुने, मुझे और सवाल का जवाब बताएं कि आप समझते हैं कि वो धरना होता अगर वो 4 हल्कों का ऑडिट हो जाता? अगर एस्टेब्लिशमेंट आपका पीछे साथ ना देती तो वो धरना आप ना करते, आपको अदालत जाना पड़ता। धरना असल मकसद, अदालती कमीशन बाद में भी बना, अदालती कमीशन की रिपोर्ट बाद में भी। ये थ्योरियां हैं और ठीक है, थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। इसके ऊपर अदालती कमीशन के अंदर हम ठीक तरह रिप्रेजेंट नहीं हो सके, और एक चीज को साबित करना एक चीज है और एक चीज का सच होना एक और बात है। बहरहाल मैं इस पे आता हूं। इस वक्त भी ये एक देखें, पाकिस्तान के अंदर 11 जो इलेक्शन हुए हैं 1970 वाले को पीछे रखते हुए निस्बतन कहते हैं वो आज़ाद था। बाकी हर एक पे ये इल्ज़ाम लगा हर इलेक्शन पे कि ये फ्री और फेयर नहीं था। किसी इलेक्शन कमीशन, किसी निगरान हुकूमत का कानून और आइन के मुताबिक कभी एहतसाब नहीं। इसलिए IMF के पास जाना नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना कि कानून एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही यहाँ खत्म हो गया हुआ है। तो अब बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना जी। मैं इस वक्त कहता हूँ, ये अभी PDM 2.0 आती है, वो कहती है कि जी हम ऑडिट करने के लिए तैयार हैं, बताओ कौन सी नशिस्तें हैं। इस खत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम खुद ये पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है, किसी ने इस पर अमल नहीं करना।
वलीद इकबाल साहब, आप इसलिए पाकिस्तानी अवाम को शाबाश दीजिए जिन्होंने इस तमाम मैच फिक्सिंग के बावजूद जो हो रही थी, उन्होंने 8 फरवरी को आपके कैंडिडेट को ढूंढा, उसका इलेक्शन सिंबल भी तलाश किया और उसको वोट डाल के उसको जितवाया भी। आपको उसके लिए IMF को और बहुत सी जगहों पे ढूंढा जहां पे उसके वोट पे डाका पड़ा है। आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा, जहां पे आइन शिकनी हुई है, आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा। नहीं लिखना पड़ा ना, और लिखना इसलिए पड़ रहा है कि वो जो सब लोग अपनी इतनी मेहनत करके नहीं, जितनी मेहनत करके वो लोग आए हैं पाकिस्तानी लोगों पे ट्रस्ट, और ये जिनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, ये उससे वो बयानिया नहीं बदलता, ये अपना रिट्रैक्ट कर लें। और ये उन जिन सीटों की ये बातें कर रहे हैं वो भी शामिल है हमारी उनके अंदर, उस पर भी ये और कह रहे हैं कि सर, तो क्योंकि ये हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो बहुत सी बातें हुई उस वक्त, और कि जी बाहर की बैरूनी मुदाखलत थी या जो भी था। देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई है उस वक्त भी अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता था। हेनरी किसिंजर ने कहा हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ये सारी बात हुई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद ये सेनेटर पेल को, सेनेटर गॉलब्रेथ को, इन सबको खतूत लिखती थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक्त सारे तो नहीं है लेकिन है तो सही, तो जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के अलमबरदार मुल्कों और इदारों, बताइए, मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, हमने ये नहीं कहा कि मदद IMF को ये नहीं कहा लोन ना दो, हमने कहा मशरूत करो उसे विद गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रांग डेमोक्रेसी, दैट्स ऑल। क्योंकि हम खुद उस करने के काबिल नहीं हैं, बताइए, कोई तैयार नहीं है IMF से खत लिख के मदद मांगना दुरुस्त रास्ता है। देखिए, बात यह है कि एक बात इनकी सही है कि एहतसाब का खौफ और ये कानून की जो बालादस्ती है उस पर अब जो है वो बड़े सवालात हैं। दूसरी बात ये भी मानते हैं तमाम जमातों को जो यहाँ बैठी हैं, सबको किसी न किसी सूरत में इस इलेक्शन पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये ऐसा इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी परेशान था, हारने वाला। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसी तहकीकाती कमीशन बनाते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स रह गया है कि जिस पे सबको इतना एतबार हो कि वो आंखें बंद करके उसकी बात मान लेंगे जो भी वो तहकीकात करेगा? क्या ऐसी तहकीकात जो हैं इतने बड़े पैमाने पर, जहाँ जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, वो कितने अरसे में होंगी, कौन करेगा, किस पे हम सब एतबार करें, क्या उसमें इंटरफेरेंस से वो पाक होंगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन अगर देखिए IMF जो है वो पाकिस्तान की शेरक पे अंगूठा रख के बैठा है, उसको ख़त लिखने से क्या वो हमारा हमदर्द है? क्या वो पाकिस्तान के अवाम का हमदर्द है? ये आलमी मालियाती इदारे कभी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो अवाम है उनके हमदर्द नहीं होते। इनका काम तो है कि हम में से जितना वो अवाम से खून चूस सकते हैं वो चूस दें। और ये हमारा जो है क्या कहना चाहिए, लास्ट रिजॉर्ट ये नहीं है कि हम बाहर से अगयार को आवाज़ दें। मेरा अपना एक राय है कि हम उन्हें आवाज़ दें। कल को हम तो फिर एक और आवाज़ भी आ सकती है कि कोई यूनाइटेड नेशंस की फ़ौजों को आवाज़ दे सकता है कि आज जाइए यहाँ शोरिश है, आज जाइए उस सूबे में शोरिश है। और बहुत जगहों पर आपने देखा है किस कदर पिछले दिनों जो अटैक्स हुए हैं, बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है हमारी दुश्मन जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। अब इस सूरत हाल में और उस तनाज़ुर में जो आपने दिखाया, पहले भी एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मसला था, अगर पाकिस्तान की फ़ंडिंग बंद हो जाती है, ठीक है, मसलन कल हम भी नहीं रहते, हमारी हुकूमत भी गिर जाती है, तो क्या होगा? नुकसान किसको होगा? मेरी ज़ात को एज अ पाकिस्तानी होगा, लेकिन टारगेटेड तो ना मियाँ नवाज शरीफ को होगा ना हमारे किसी लीडर। पाकिस्तान का नुकसान तो पाकिस्तान का, और इस पे फिर वो आगे आने वाला जो मंजरनामा है ना कि किस किस्म की ऑपोजिशन। देखिए, कुछ बातों पर हमें मुल्क से तो कोई लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी आपस में लड़ाई हो सकती है। तो आने वाला मंजरनामा यही है